भारत संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, शनिवार 4 नवंबर 2023 है। आज हम बात करेंगे देश और दुनिया के मौजूदा आर्थिक हालत की। आप सभी जानते हैं कि 2 साल होने को आ रहे हैं, यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई को बंद करने की फिलहाल कोई संभावना भी नहीं दिख रही है, कोई बातचीत कहीं हो रही है ऐसा भी नहीं दिख रहा है। वहीं अब इजराइल और एक आतंकी संगठन हमास के बीच लड़ाई छिड़ गई है। इस लड़ाई को शुरू हुए आज 29 दिन हो चुके हैं और ये लगातार बढ़ती जा रही है। अपने हित साधने के लिए नए नए शस्त्रधारी संगठन और देश इसमें एक दूसरे के पक्ष विपक्ष में उतरते जा रहे हैं। इस परिस्थिति का कहीं न कहीं आने वाले दिनों में दुनिया के व्यापार और मूल्य स्थिति पर असर दिखना स्वाभाविक है। यूक्रेन रूस की लड़ाई से जहां गेहूं, खाद्य तेल, कच्चा तेल और गैस जैसी बुनियादी सुविधाओं के व्यापार में उठापटक हुई थी, वहीं इजराइल और हमास के बीच जो लड़ाई चल रही है उससे कच्चे तेल के दाम पर असर देखा जा रहा है। वहीं भारत का जो पश्चिम एशिया के देश हैं, जो अलग अलग देश हैं, उनके निर्यात और वहाँ से होने वाले आयात पर कहीं ना कहीं इसका असर जो है आने वाले दिनों में दिख सकता है। बहरहाल इन सब चीज़ों के बीच अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस समय देश में त्योहारों का मौसम चल रहा है। गणेश पूजा, नवरात्रि पूजा, दशहरा, धनतेरस और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों का मौका है। नवरात्रि के बाद से देश में खरीद फरोख्त जोर पकड़ रही है। शादी ब्याह के लिए खरीदारी हो रही है। आभूषण और कीमती सामानों की खरीदारी बढ़ रही है। और अक्टूबर के महीने में जो माल एवं सेवा कर की प्राप्ति के आंकड़े हैं उससे इस बढ़ी हुई खरीदारी के बारे में पता चलता है। अक्टूबर 2023 में 1,72,000 करोड़ रुपए जीएसटी केंद्र सरकार को मिला है। इस जीएसटी में राज्यों का भी हिस्सा होता है, केंद्र का भी हिस्सा होता है। इसी साल अप्रैल में इससे पहले सबसे ज़्यादा 1,87,000 करोड़ रुपए का जीएसटी मिला था, वो सबसे ऊंचा आंकड़ा था। और उसके बाद ये अक्टूबर 2023 का 1,72,000 करोड़ रुपए का जीएसटी, ये दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। यानी जीएसटी का आंकड़ा कहाँ तो पहले 1,00,000 करोड़ रुपए तक भी पहुँचने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था एक समय कि ये 1,00,000 करोड़ रुपए तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। 90,000, 92,000, 98,000 करोड़ रुपए जीएसटी रह जाता था। लेकिन अब ये 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर लगातार बना हुआ है। जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक इस वित्त वर्ष की अगर हम बात करें, अप्रैल से अब तक, अप्रैल से अक्टूबर की अगर हम बात करते हैं तो हर महीने औसतन 1,86,000 करोड़ रुपए का जीएसटी जो है ये सरकार को मिल रहा है। सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी का ये इसमें हिस्सा होता है। और ये आंकड़ा जो 1,66,000 करोड़ रुपए है, ये पिछले साल के पिछले वित्त वर्ष के इन्हीं महीनों के मुकाबले जो औसतन था उसके मुकाबले 11% ज़्यादा है। यानी देश में खरीद फरोख्त, सेवाओं और माल की बिक्री जो है बढ़ रही है, उनकी खपत बढ़ रही है क्योंकि ये आंकड़ा बढ़ रहा है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हम तभी देते हैं जब कोई माल खरीदते हैं या किसी तरह की सेवाएं लेते हैं, तब हम टैक्स देते हैं। तो अगर ये आंकड़ा बढ़ रहा है तो इसका मतलब माल भी ज़्यादा बिक रहा है और सेवाओं का भी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। यात्री वाहन, कार, जीप, एसयूवी, ये अक्टूबर महीने में रिकॉर्ड जो है 3,91,472 वाहनों की बिक्री हुई है। केवल चौपहिया वाहनों की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें 2 पहिए वाले वाहन नहीं है, शामिल नहीं है। ये सिर्फ 4 पहिए, कार, जीप वगैरह जो भी हैं, एसयूवी। और एक साल पहले के मुकाबले ये आंकड़ा जो है, ये अक्टूबर का है, सिर्फ एक महीने का 16.3% बढ़ गया है। यानी अक्टूबर महीने में करीब 4 लाख कारें, जीप, एसयूवी, इस तरह के जो वाहन हैं वो कंपनियों ने बेचे हैं। एक साल पहले के मुकाबले 16% ज़्यादा। अगर अकेले हम मारुति सुजुकी की बात करें
तो अक्टूबर में उसने करीब 2 लाख, क्योंकि मारुति का कार के सेगमेंट में जो कार का बाजार है उसमें मारुति का करीब 50% हिस्सा है, तो टोटल 4 लाख कारें बिकी, तो 2 लाख जो है मारुति ने बेची है। और ये जो मारुति का आंकड़ा 2 लाख हमने बताया, इसमें घरेलू बिक्री भी है और जो एक्सपोर्ट हुआ है वो भी शामिल है। तो बिक्री के साथ उत्पादन भी बढ़ा है, तो बिजली की खपत भी बढ़ी है, रेलवे के जरिए माल की ढुलाई भी बढ़ी है, और डीजल और पेट्रोल की बिक्री भी अक्टूबर के महीने में डीजल की बिक्री 5% एक साल पहले के मुकाबले, और पेट्रोल की बिक्री 3% बढ़ी है। तो यानी तमाम इकोनॉमी में गतिविधियां यहाँ बढ़ती हुई दिखा रही हैं देश के अंदर। आयकर रिटर्न के आंकड़े भी आए हैं। सरकारी जानकारी के मुताबिक आकलन वर्ष यानी असेसमेंट ईयर जो 23-24 चल रहा है, इस असेसमेंट ईयर में हम पिछले फाइनेंशियल ईयर के कमाई का असेसमेंट हम सरकार को देते हैं। तो 23-24 में जो असेसमेंट ईयर है उसमें 31 अक्टूबर 2023 तक जो लास्ट डेट रखी गई है अलग अलग सेक्टर के लिए, 7,85,00,000 रिटर्न जो है भरी गई है। एक रिकॉर्ड है अब तक का। अब तक कभी भी भारत में इतनी रिटर्न नहीं भरी गई, जबकि इससे पिछले साल इस तिथि तक जो है 7,78,00,000 रिटर्न भरी गई थी, जो कि बढ़कर इस बार 7,85,00,000 हो गई। तो इस 7,85,00,000 में 2022-23 के जो कमाई है उसकी रिटर्न तो है ही, कुछ पुरानी रिटर्न भी शामिल है जो इससे पहले के सालों के लिए किसी ने दोबारा भरनी होगी, किसी से मांगी गई होगी, तो वो दोबारा वो भी शामिल है, तो वो 7,85,00,000 है। लेकिन अगर सिर्फ 22-23 फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर 2023-24 की अगर हम बात करें तो 7,65,00,000 रिटर्न दाखिल की गई। ये भी पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। पिछले साल 6,85,00,000 थी, यानी देश में इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या भी पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ रही है। तो यानी आपकी कमाई ज़्यादा हो रही है तो रिटर्न भी भर रहे हैं, और रिटर्न नए नए लोगों को रोज़गार मिल रहा है तो नए लोग भी सामने आ रहे हैं जो रिटर्न भर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरी तिमाही की शुरुआत वृद्धि के साथ हुई है। हालांकि इससे पहले जो बरसात का मौसम था उसमें वर्षा कुछ कम रह गई, खाद्य पदार्थों के दाम चढ़ गए, तो उससे ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी मांग में कमी आई थी, धारणा कमज़ोर पड़ी थी। लेकिन अब इसमें सुधार देखा जा रहा है। महंगाई का आंकड़ा भी नीचे आया है। अप्रैल के बाद से महंगाई के आंकड़े में जो उतार चढ़ाव बना है वो हम आपको बताते हैं कि जो खुदरा मूल्य सूचकांक है उस पर आधारित जो महंगाई है अप्रैल के महीने में बढ़ी थी एक साल पहले के मुकाबले 4.70%। अप्रैल में महंगाई का आंकड़ा बढ़ने का आंकड़ा था 4.70%, मई में 4.31% और जून में 4.87%। यानी अप्रैल में थोड़ा ऊपर था, मई में नीचे आ गया और जून में ये फिर थोड़ा ऊपर आ गया और जुलाई में सबसे ऊपर पहुंचकर 7.44% पहुंच गया। यानी जो महंगाई मई के महीने में 4.31% की रफ्तार से बढ़ रही थी वो जुलाई आते आते 7.44% की रफ्तार से बढ़ने लग गई। अगस्त में ये थोड़ी सी इसकी रफ्तार धीमी हुई 6.83% और अब सितंबर के जो ताज़ा आंकड़े हैं वो है 5.02% की। यानी महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ रही है, यानी धीरे धीरे बढ़ रही है। अक्टूबर के आंकड़े अब अगले कुछ दिनों में आ जाएंगे। तो जून जुलाई में भारी वर्षा के कारण जो आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई थी, सब्जियां आनी कम हो गई थी। आपको पता ही है टमाटर के दाम काफ़ी बढ़ गए थे, मसाले काफ़ी महंगे हुए हैं, तेज़ी से बढ़े हैं, खाद्यान्न के दाम भी कहीं ना कहीं बढ़ रहे थे, आटा महंगा हुआ, चावल के दाम भी ऊँचे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में अब थोड़ा अंकुश दिखाई दे रहा है और रिजर्व बैंक को उम्मीद है महंगाई का जो आंकड़ा है उसको वो काबू में कर लेगा, यानी 6% से नीचे लाएगा और सामान्य दर है 4% के आसपास लाने का उसका लक्ष्य है। तो घरेलू मोर्चे पर कुल मिलाकर जो देश के अंदर की स्थिति है, आर्थिक स्थिति, वो तो ठीक दिखाई देती है, लेकिन दुनिया के मोर्चे पर जो है उठापटक हमें दिख रही है। कहीं लड़ाई हो रही है, उसका असर कच्चे तेल का जो हम इंपोर्ट करते हैं उस पर दिखाई देगा। विदेशों में जो है महंगाई बढ़ रही है, वहाँ अगर महंगाई बढ़ेगी तो यहाँ भी उसका कुछ ना कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि हम विदेशों से आयात भी करते हैं। तो आयात अगर हमारा महंगा होगा तो यहाँ भी हम चीज़ें फिर महंगी बेचेंगे। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 20 अक्टूबर को कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में अपना एक भाषण दिया था।
तो उसमें उन्होंने कहा कि धीमी पड़ती वृद्धि और अडिग एक मुद्रास्फीति जो का मतलब कम नहीं हो रही है, लगातार उच्च स्तर पर बनी हुई है, जिद्दी जिसको कह सकते हैं, उसके मौजूदा परिवेश के बीच मजबूत घरेलू मांग के चलते भारत का प्रदर्शन लचीला मतलब फ्लेक्सिबल है, रिजिलियंस इसको कहा गया, मतलब मजबूत है, एक तरह से ठीक ठाक बना हुआ है। और जो हमारा लक्ष्य है 4% मुद्रास्फीति का, तो उससे कुछ पहले जो है ये स्थिति रिजर्व बैंक बता रहा है कि जो दुनिया में जो है वहाँ ग्रोथ का जो रफ्तार है, ग्रोथ की जो तेज़ी है वो कुछ धीमी पड़ रही है दुनिया के देशों में, और इन्फ्लेशन ऊंचा बना हुआ है। उन सब के बीच भारत जो है अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। और भारत ने 23-24 जो ये साल चल रहा है अप्रैल से और अगले साल मार्च तक का जो ये वित्त वर्ष है, इसमें जीडीपी वृद्धि 6.5% रहने का रिजर्व बैंक ने अनुमान लगाया है। और रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि भारत दुनिया की वृद्धि का नया इंजन बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है, यानी दुनिया की जो ग्रोथ है वो भारत उसको आगे बढ़ा रहा है। भारत उसका इंजन है कि हमारी वृद्धि सबसे तेज है और हमारे पीछे सब देश जो है ये चल रहे हैं। तो भारत एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, तो कहीं ना कहीं उन देशों की वृद्धि में भी भारत का योगदान है, क्योंकि भारत की वृद्धि दर दुनिया के देशों में सबसे ज़्यादा बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दुनिया में मुद्रास्फीति की जो स्थिति है उसे देखते हुए हमें अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। दुनिया की स्थिति को देखते हुए सब्जियों के दाम घटने से मुद्रास्फीति का आंकड़ा सितंबर में तेजी से नीचे आकर 5% रह गया। हालांकि खाद्य मुद्रास्फीति को लेकर परिदृश्य अनिश्चितता वाला है, क्योंकि ये काफ़ी कुछ विदेशों पर भी निर्भर करता है। और अब चलते चलते देश के विदेशी मुद्रा भंडार की, जो कि मौजूदा वैश्विक परिदेश में बहुत महत्वपूर्ण है कि आप विदेशी मुद्रा के भंडार के हिसाब से कितने मजबूत हैं, उसी के मुताबिक आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत बनी रहेगी। अगर आपका विदेशी मुद्रा भंडार अच्छा रहेगा तो आप आयात निर्यात के मोर्चे पर भी जो है उस स्थिति को आसानी से पार कर लेंगे। अगर वहाँ कोई जटिल स्थिति आती है तो 27 अक्टूबर के जो रिजर्व बैंक के आंकड़े हैं उसके मुताबिक 27 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में 2 अरब 57 करोड़ डॉलर की अच्छी वृद्धि हुई है और ये बढ़कर 586 अरब 11 करोड़ 10 लाख डॉलर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा जो आस्तियां जो है, जो प्योरली विदेशी मुद्रा भंडार में आपका सोने का दाम भी मौजूद होता है। IMF में जो आपके अधिकार हैं उसके वहाँ पर वो भी शामिल होता है। लेकिन जो विदेशी मुद्रा करेंसी जो आपके पास भंडार है वो रहा है 2 अरब 30 करोड़ डॉलर बढ़कर 514 अरब डॉलर। सोने का भंडार, IMF का आपका अधिकार सब मिला के तो है 586 अरब डॉलर, लेकिन शुद्ध विदेशी परिसंपत्तियाँ 514 अरब डॉलर। तो फिलहाल इसको हम ठीक ठाक कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमारा भंडार एक समय 600 अरब डॉलर से भी ऊपर 624 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। उसके मुकाबले तो ये कम है, लेकिन फिलहाल मौजूदा परिवेश में इसे हम ठीक ठाक स्तर पर कह सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई सुझाव है, टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य दें।